स्टूडेंट्स जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बच्चे, अब ये जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 जो है ये एक्चुअली में एचबीएससी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके, ऐसे ही बेटा जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जो एचबीएससी के एग्जाम्स में आ रहे हैं वो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ जल्द ही आपके एग्जाम से पहले। ओके, सीबीएसई का एग्जाम तो हो गया साइंस का। ओके, तो बेटा आपने करना क्या है, सिर्फ इस टॉपिक को अगर आप ढंग से समझ देंगे यहाँ से तो ये आपके सफिशिएंट है। ओके, तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स आपके रहते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके रहते हैं, वो मैं जल्द ही एचबीएससी वालों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। और सीबीएसई वालों से अनुरोध है कि आपके जो भी फ्रेंड्स एचबीएससी बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक नेम दैट इज चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात तो ये है कि मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। मतलब जितने भी मैटर हमारे आसपास या तो वो एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे, या तो आपको मिक्सचर्स की फॉर्म में मिलेंगे। अब क्या बोला गया बेटा, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। यहाँ पर क्या बेटा टाइप लिखना आता है इनको, ठीक है। टाइप जैसे एग्जांपल देखा जाए तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड हो गया आपका ना। तो बेसिकली क्या ना, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अभी तक हमारे पास बेटा क्या 118 एलिमेंट्स के ही बारे में हम जानते हैं। ऑल ऑफ दिस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन एलिमेंट्स के सबकी क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है आपको कि एक्चुअल में इन्होंने बता रखा है कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, देखो हम यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है जो बेसिकली बता रहा है कि एक्चुअल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। देखो बेटा, पहली बात तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद बढ़ेंगे अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे डोवर्नर ट्रायड्स के बारे में, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के बारे में, मैंडलिव्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, मेरिट्स के बारे में, डीमेरिट्स के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो उसमें हम बेटा कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसे ट्रेंड्स हो गया और कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। ओके बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि व्हाई वी हैव टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। देखो सबसे पहले तो बड़ा वर्ड आपने समझना है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है सॉर्टिंग और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब जरूरत क्यों हुई, देखो जरूरत इसलिए हुई टू मेक द स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट्स ईजी, ताकि इनकी स्टडी करना ईजी हो जाए। दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स in such a way that the elements in the same group have the similar properties। और क्या क्या गया बेटा ना, इन एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और देखा गया कि जो डिफरेंट ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं उनकी क्या थी, सेम प्रॉपर्टीज थी। मतलब सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। नाउ स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस टू अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। अब जो है ना, आपके पास 118 एलिमेंट्स है बेटा। अब 118 एलिमेंट्स को ग्रुप्स की फॉर्म में अगर हम अरेंज कर दें तो उनकी स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसके लिए बेटा क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट आए। अलग अलग साइंटिस्ट कैसा है, देखो पहले डोवर्नस जी ने एक ट्रायड्स दिया, इसको कहते हैं बेटा ट्रायड्स, TREADS, ठीक है, ट्रायड्स हो गया। ओके, अब डोवर्नर जी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में बात है। देखो देखो जी क्या कहते हैं, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब हम एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते हैं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड। तो डोवर्नर जी ने क्या कहा था बेटा, सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाए थे अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसको उन्होंने बोला, क्या बोला, ट्रायड्स बोला गया। ओके, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक और कंडीशन लिखी है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। क्या बोला गया था बेटा, सपोज कीजिए ये हमारा पहला एलिमेंट है, इसका मास है Ma, दूसरा एलिमेंट हमारा Mb है, तीसरा एलिमेंट का मास क्या हमारा Mc है, यानी कि A B C हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो बोला गया था कि जो बीच वाला हमारा एलिमेंट है ना, उसका जो एवरेज, उसका जो मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, इन दोनों के एवरेज मासेस का एवरेज होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, ऐसे सिंबल बना जाता है अप्रोक्सीमेटली। ओके क्लियर। तो ये था बड़ा डोवर्नर जी की थ्योरी, डोवर्नर जी का कॉन्सेप्ट।
अब हुआ क्या बेटा, डोवर्नस जी ने इस तरीके से ट्राइड्स देखो यहाँ पर ना, कैल्शियम हो गया, स्ट्रेंशियम हो गया, आपका बैरियम हो गया, और बीच वाले एलिमेंट का जो मास दे रखा है बेटा कितना देखा है, 87.6 दे रखा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है बेटा, आता है आपका 0.4771 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 8.7। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 88.7 आ रहा है, ये हमारे देखिए 87.6 दे रखा है, यानी कि किस तरीके से कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है, मतलब उसके आसपास है ना, इतना ही अंदाजा लगा दे रहे हैं। ओके, अब लिमिटेशन क्या थे बेटा, देखो लिमिटेशंस ये थी इनकी, ओनली 3 ट्रायड्स वर, ट्रायड्स की स्पेलिंग बेटा देख लेना आप, ओनली 3 ट्रायड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उसमें बेटा बस 3 ही ग्रुप बना पाए थे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड हो गया, और बाकी जो फर्दर एलिमेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल नहीं रहा, ठीक है, और क्योंकि उस समय इतने एलिमेंट्स थे तो इतने ही वो ग्रुप बना पाए थे। ओके, कॉन्सेप्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बात है, ठीक है। इसका मतलब कि देखो न्यूलैंड जी ने क्या करा, अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, एंड फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी एट द एलिमेंट, हर एक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी ठीक है मुझे बच्चे, यानी कि 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी, हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के। तो ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक एंड कॉल इट लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब उन्होंने बेटा क्या ना, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने म्यूजिक में जो पाए जाते हैं ना, सारे गामा जो वाले जो सुर होते हैं उनके साथ कंपेयर किया, इसीलिए उसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू हैव टू बी सेम। ओके, देखो जैसे यहाँ पर इस ग्रुप में उन्होंने मेंशन किया हुआ, ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है ना, आपका सारे गामा पाधा नी, यानी कि नी के बाद जो भी सा आएगा दोबारा से उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, ठीक है। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी, बैरियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, कार्बन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी, नाइट्रोजन इसकी सेम होगी, इसकी सेम होगी। ओके, लेकिन बेटा ना ये लो भी आपका ज़्यादा चला नहीं, इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे देखो बेटा, समझाते देखो। पहला ड्रॉबैक ये था कि बेटे इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। दूसरी बात ये थी कि उसने 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में प्लेस कर दिया था, ये देखो एडजस्टमेंट करने के लिए, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वालों को भी सेम ग्रुप में डाल दिया। पता है आपका पता, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर नॉन मेटल्स, बट कोबाल्ट और निकल के आपके मेटल्स है। देखो नॉन मेटल्स के ग्रुप में उन्होंने मेटल्स को डाल दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, नॉन मेटल्स के ग्रुप में उन्होंने मेटल्स को डाल दिया, यहाँ पर भी देखो आयरन को, और आयरन और उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये इनके ड्रॉबैक्स। तो देखते हैं बेटा, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप साथ के साथ मुझे बता सकते हैं। ओके, देखिए बेटा जब लिमिटेशंस की बात करें न्यूटन्स की, तो ये क्या बोला गया था बेटा, इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली, ठीक है, सिर्फ हल्के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो प्रॉपर्टीज थी ना बेटा, नए एलिमेंट जो डिस्कवर होते हैं वो इस ऑक्टेव में फिट नहीं बैठा था। अच्छा, to fit element into his table, Newton put even 2 elements together in one slot, and that too in the column of unlike elements having very different properties. अब बेटा देखो हुआ क्या, उन्होंने क्या करा, अपनी टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए उन्होंने क्या करा, 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में फिट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोबाल्ट और निकल को जैसे। और दूसरी बात उन्होंने क्या बेटा, अनलाइक एलिमेंट्स जो है उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे उनको भी उसने सेम ग्रुप में डालते, जैसे आयरन डालते हैं ना बेटा ऑक्सीजन और सल्फर वाले ग्रुप में। ओके, तो ये इनकी लिमिटेशंस थी बेटा। और एक लिमिटेशन और थी बेटा, उन्होंने बोला ना कि जितने भी एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए ना, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होंगे। ओके, तो ये भी इनके एक ड्रॉबैक मान सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, दैट इज मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव जी ने क्या बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर एट रेगुलर इंटरवल्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऑप्शन नंबर ध्यान से क्या देखो, ये क्या बोला गया तो उसमें बेटा ना कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर रखा गया, तो उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ओके, तो अब बेसिकली ना बेटा इनका जो कॉन्सेप्ट था, मॉडर्न जो आपका मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था, वो क्या कहता है, आपका जो मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, ये आपका ये है आपका मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ।
पीरियोडिक लॉ कभी कभार पूछ लेते हो बेटा इस पे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ना बेटा फंक्शंस का मतलब यहाँ पर होगी ना, एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था एलिमेंट्स का, ये उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे दिया गया था। अब मेंडलिस की जो टेबल थी वो बेस्ड थी किस पे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे। इसके अंदर क्या था, 6 पीरियड्स थे, हॉरिजॉन्टल रोज जिसे कहते हैं, और 8 क्या थे बेटा, ग्रुप्स थे, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है बेटा, समझ में बात नहीं, 6 क्या थे, 6 तो पीरियड्स थे, और 8 क्या थे, ग्रुप्स थे, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स थे। अच्छा देखो इस तरीके से ये थी बेटा मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, ओके, जिसमें बेसिकली बेटा क्या है, 6 तो आपके क्या है पीरियड है, और 8 क्या आपके ग्रुप्स है, ये आपके ग्रुप्स हो गए, ठीक है, ग्रुप्स हो गए, ओके, और ये बेटा ग्रुप्स हो गए आपके, और ये आपके पीरियड्स हो गए इस तरीके से। अच्छा अब बेटा इनका ना एक और कॉन्सेप्ट था। अब जो मेंडलीव जी ने क्या करा, मेंडलीव जो समय जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होते हैं उन्होंने ना केमिकल रिएक्टिविटी विद द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी के बेसिस पे उन्होंने इस टेबल को अरेंज किया था। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या था ना आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, तो उसके बेसिस पे, उनके कंपाउंड्स फॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या करा था, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, बनाया था। ओके देखो जैसे यहाँ पर मेंशन है बेटा, देखो देखिए जैसे आप यहाँ देखेंगे, जैसे आपको लिखा है बेटा R2O, R2 मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि बेसिकली इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, RO वाले एक ग्रुप में डाल दिए, R2O3 वाले एक ग्रुप में डाल दिए, RO2 वाले एक ग्रुप में डाल दिए, R2O5 वाले एक ग्रुप में डाल दिए, RO3 वाले एक ग्रुप में डाल दिए, R2O7 वाले एक ग्रुप में डाल दिए, RO4 वाले एक ग्रुप में डाल दिए। मतलब ऐसे एलिमेंट, जैसे सपोज कीजिए मैं अगर बात करूँ, मैं को CO2, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला किस में आएगा बेटा, आपका ये आएगा इस वाले में, तो कुछ कार्बन इस वाले ग्रुप में आ गया ना। ओके जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा H2O की बात करूँ, पता है आपको H2O वाला ये हो जाएगा, आपको फर्स्ट ग्रुप में आ गया, आई ना बेटा। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या करा था, ही अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था। और दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटीज विद द हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस। ओके कि वो किस तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं और किस तरीके वो हाइड्रेट्स बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम बात की। देखो जैसे मैंने लिखा ना पर RH4 लिखा हुआ है, RH4 जैसे अगर मैं CH4 की बात हो तो आपको बेसिकली बात समझ में आ गई बेटा, ये देखो है ना, 4th ग्रुप में आ गया हमारा C। ओके तो ये था बेसिकली हमारे मेंडलीव्स जी का कॉन्सेप्ट। ओके गुड, क्लियर और नॉट, दैट्स गुड। देखिए स्टूडेंट्स इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे बेटा हम क्या कहते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करें मेंडलीव्स के। ओके तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोला गया आपको एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। देखो ये तो बड़ा पता था कि एक्चुअल में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था ना, क्या नाम है इसका, आपका मेंडलिस जी ने तो एटॉमिक मासेस की बेसिस पे बात करी थी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे किस पे बेस्ड थी बेटा, एटॉमिक नंबर की बेसिस बात कर रहे थे। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलिस पीरियोडिक लॉ आपको पता है बेटा है ना। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। मतलब प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की वो बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंस करती थी। ऑल द एनोमलीज ऑफ मेंडलिस क्लासिफिकेशन डिसअपियर, यानी जितनी भी कमियां थी आपकी मेंडलिस पीरियोडिक टेबल की वो सारी क्या हो गई, डिसअपियर हो गई थी बाय दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है देखो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ना आपको मॉडर्न से देखिए, तो ये रही आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी। ओके तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट देखिए, कितने 18 ग्रुप्स आपके हैं और आपके क्या है आपके 7 पीरियड्स। ओके अब देखो बेटा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका देखो बेटा, अब सुनो बेटा बात सुना के देखो। अब बड़ा क्या ना यहाँ पर जो मेंडलीव जी के ना कुछ मेरिट्स भी थे, उनके जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया था उसकी कुछ ना उनके मेरिट्स भी थे। क्या देखो ही लेफ्ट सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स। उनको पता था बड़ा ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो फर्दर डिस्कवर होंगे जिसके लिए उन्होंने कुछ गैप छोड़े, जैसे बाद में डिस्कवरी भी होती है। एक था गैलियम, उसके बाद स्कैंडियम और एक जर्मेनियम आपका था। ओके प्रेडिक्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने क्या बेटा प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया था, प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, उसकी पोजीशन के आधार पर कि वो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल पे कहाँ पर रखा गया। ओके अकोमोडेट नोवल गैस व्हेन दे आर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। जो बेटा उन्होंने पीरियोडिक टेबल बना रही थी ना, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए उन्होंने क्या करा था, आपके जो नोवल गैस उसको प्लेस किया था डिफरेंट टेबल्स में, डिफरेंट ग्रुप में। ओके ठीक है बेटा। ओके अब इनके कुछ लिमिटेशंस भी थे बेटा, लिमिटेशंस यानी कि डीमेरिट्स क्या थे। देखो पहली बात वो एग्जैक्टली ये नहीं बता पाते, आइसोटॉप्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बेटा। ओके और एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं बता पाया था हाइड्रोजन की,
और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कहीं कहीं बेटा ऐसा था ना कि जो कम मास वाला तो पहले लिख दिया था और ज़्यादा मास वाला बाद में लिख दिया था, जैसे कोबाल्ट निकल के केस में ऐसे ही हो गया था। ओके, आगे सुनो, इतनी बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। अब बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज, जो उनकी कमियां थी उसको कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए थे, किस तरीके से एक्सप्लेन किया, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करके एक्सप्रेशन फॉर द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप। देखो बेटा क्या थी ना, जो कमियां थी उनको सुधारना भी था। अब उनको सुधारने के लिए हमारे पास क्या है, मॉडर्न प्योरिटी वाला है, जो किसने दी थी बेटा, हेनरी मोजली ने। क्या नाम था उनका, हेनरी मोजली। ओके ठीक है। अब बेटा ये क्या हुआ, जो आपकी मॉडर्न प्योरिटी टेबल थी वो बेसिकली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आइसोटॉप्स के बारे में हमें क्या करना है फिर, है ना। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ये दिक्कत थी बेटा। ओके, अनलाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन हीलियम। तो बेसिकली बेटा हुई क्या ना बात, देखो आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है आपका ना, डेसिमल्स की फॉर्म में भी आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं आता, इसीलिए हाइड्रोजन हीलियम के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन, उसके बाद आपका हीलियम आता है। ओके दैट्स गुड। अब बात आती है बेटा एटॉमिक नंबर होता क्या है, देखो इट इज डिनोटेड बाय Z एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियड टेबल में बेसिकली बेटा क्या 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 क्या हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ओके, 7 रो हैं इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से 7 रोज है, और इस तरीके से जो है आपके वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। ओके देखो, एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और उसी के बेसिस पे बेटा क्या किया गया था, सेम ग्रुप के अंदर जो है आपके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है लिथियम के पास क्या होता है, 2 और 1 होता है, ठीक है। सोडियम के पास 2 8 1 यानी कि लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में आपके बिलोंग करते हैं। ओके ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर मेंशन भी है, outermost of balanced shells in all 3 contains 1 electron. These elements have been placed in the same group, यानी फर्स्ट ग्रुप में हमने इनको डाल देता। ओके, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन। तो ये तो बेटा आपको पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पहला एक शेल होता है, फिर 2 शेल्स हो जाएंगे, फिर एनर्जी लेवल बढ़ता है, 3 शेल रहेंगे, इस तरीके से चौथे पीरियड में जाएंगे तो 1 2 3 4 हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जाएगा, और एक तरीके से कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाएंगे एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, यानी कि साइज बढ़ता है एटम का। ओके, एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। अब बेटा बात सुनो, जिन एलिमेंट्स के जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो सेम शेल को ऑक्यूपाइड करते हैं, तो उनको हम सेम पीरियड में डालते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेकंड शेल में ही जाकर के फिल होंगे, मतलब 2 ही शेल्स होंगे उसके पास। ओके, थर्ड पीरियड की बात तो उसमें 3 शेल होंगे, यानी कि जो आपके बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्ड शेल में जाकर के फिल अप होंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। देखो, ईच पीरियड मार्क्स आ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। ओके, आपको पता है हर एक पीरियड में क्या होता है कि नेक्स्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट हो जाता है, कि आपका फर्स्ट देन सेकंड में क्या होगा, सेकंड शेल फिल करना स्टार्ट होंगे, थर्ड में थर्ड शेल्स फिल करना स्टार्ट होगा। ओके, इस तरीके चलता रहेगा आपका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस शेल्स। देखो बोला, अगर एक पार्टिकुलर पीरियड की बात करें कि उस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जाएंगे, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं आपके उस शेल के अंदर, ठीक है, यानी कि वेरियस शेल्स के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा आपका। ओके, अब एक स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पर, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन अ शेल इज गिवन अप बाय 2n²। अब बड़ा बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम एक शेल में फिल कर सकते हैं, एकोमोडेशन जो है वो आपकी 2n² होती है। ओके, 2n² मतलब n बेसिकली आपका n इज द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे कि हम के शेल की बात करें, आपको पता है कि फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स। अगर हम बात करें बेटा तो आपको पता है सेकंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट्स। ओके, देखिए बेटा आपका
एल शेल में क्या होगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। और वैसे अगर बेटा हम बात करें के एल एम की बात करें, यानी कि थर्ड शेल की बात करें, एन आपका कितना बड़ा 3 है, तो उसमें आएगा आपका 2n², यानी कि होगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, 18 एलिमेंट्स आपके आएंगे थर्ड शेल में। 18 एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन बेटा नहीं होता ऐसा कुछ, करेक्ट ना। तो उसके लिए बेटा आप ध्यान रखिए, पहले में आपका 2 आएगा, दूसरी में आपके 8 आएंगे, और तीसरी में आपका आएगा मैक्सिमम 8 आएगा। ओके, तो इस चीज़ का बेटा आपने ध्यान रखना है। एकोमोडेशन है कि देखो एकोमोडेट तो हम 18 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं उसमें, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसमें बेटा हम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करवाते हैं। ओके, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। ओके, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। अब बेटा एलिमेंट जो प्रेजेंट है ना किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, तो बेसिकली हमें बताता है कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट। अब बच्चे जो आटोमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस से हम बता सकते हैं उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी और कितने बॉन्ड वो फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, दैट्स गुड। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे आपको? वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ ना ट्रेंड्स दे रखे हैं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड, मतलब कुछ जो आपको ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ों को फॉलो करता है। देखो, बैलेंस इज द कंबाइनिंग पावर इफ एन एलिमेंट विथ अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स अ केमिकल बॉन्ड। तो बड़ा बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी, मतलब कि कंबाइनिंग पावर होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कितने इलेक्ट्रॉन्स को जॉइंट कर रहा है या गेन कर रहा है या शेयरिंग कर रहा है ना, उससे हम कहते हैं बड़ा बैलेंसिंग कहते हैं। ओके, बैलेंस इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डबलेट। ओके, डिपेंड करता है। देखो सपोज कि यहाँ पर लिखा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच पीरियड द बैलेंस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। देखो बेटा होता है क्या, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलॉन्ग द पीरियड तो क्या होता है बैलेंस से एकदम से बढ़ती है, फिर 4 के बाद एकदम से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, जैसे देखो बेटा सोडियम के आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 डोनेट कर सकते हैं, 2 डोनेट कर सकते हैं, 3, ये 4 बेटा शेयरिंग करता है। फिर फॉस्फरस के पास क्या होता है बेटा आटोमोस्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 गेन कर सकता है, ये 2 गेन कर सकता है, 1 गेन कर सकता है, ये एक भी गेन या लूज नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि इसका आटोमोस्ट शेल क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, डाउन द ग्रुप सेम रहता है, वो तो मैंने आपको बताया था, सेम बैलेंसिंग होती है, इसीलिए उनको सेम ग्रुप में डाला जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब बात करें बेटा एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ द एटम, इट मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आटोमोस्ट शेल। तो बेटे एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि न्यूक्लियस से लेकर के आटोमोस्ट शेल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उससे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ओके, और ये तो आपको पता है बेटा डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने में साइज आपका डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्या रीजन, उसके बारे में पढ़ते देखो। डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड साइज डिक्रीज। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो बेटा? ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो होता है क्या ना बेटा, साइज जो है एटम का वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, और शेल तो सेम है। ओके, लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ते आ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या होगा कि वो ना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या करेगा, वो आटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच के रखेगा, जिससे क्या होगा एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल मेंशन है। ठीक है बेटा, देखो ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देखो साइज का डिक्रीज होते जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बोला कि बेटा साइज जो है इंक्रीज होगा जब हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा नया शेल इंक्रीज हो रहा है इसमें। ओके, देखो यहाँ पर लिखा ना। ओके, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यू शेल्स डेवलप होता है ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो शेल बढ़ता जा रहा है। शेल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक बेटा, अगर सपोज कीजिए कभी हमसे बोला जाए कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट को बताइए, लोकेशन बताइए कि उसको कौन से पीरियड में आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है। सपोज कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, पहले तो बेटा ये पता नहीं चाहिए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फिगरेशन की बात करें तो कॉन्फिगरेशन ऐसे ले सकते हैं इसका, देखो पहले में 2, दूसरे में 8, थर्ड वाले में आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बच्चे होता क्या है ना, देखो कितना शेल है बेटा, 1 2 3 शेल। तो शेल अगर 3 है
3rd साल तक जा रहा है तो उसका मतलब पीरियड कौन सा होगा बेटा? 3rd ही तो पीरियड होगा, सही बात, पीरियड 3rd होगा। ओके, अब ग्रुप कौन सा होगा बेटा? देखो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ता है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3 है, अगर 3 है तो बेटा 13 ग्रुप होगा। कैसा पता चला? देखो बेटा सुनो ध्यान समझना बात को। अगर बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ग्रुप, अगर उसके बाद बेटा आते हैं आउटरमोस्ट शेल में अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 13 ग्रुप में आएगा आपका, 4 आते तो 14 में आएगा, 5 आते तो 15 में आएगा, 6 आते तो 16 में आएगा, 7 आते तो 17 में आएगा और 8 आते हैं तो आपको क्या आएगा आपका? कौन से ग्रुप में आएगा बेटा? 18 ग्रुप में आएगा। 8 आए और एक बड़ा एक्सेप्शन केस आता है पर हीलियम के केस में, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में बेटा 2 होते हैं तो हीलियम के केस में क्या होगा? वो आपका सेकंड ग्रुप में नहीं आएगा, वो आपका 8 ग्रुप में ही आएगा आपका। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बेटा बात आती है मेटालिक करैक्टर की, तो मेटालिक करैक्टर का मतलब क्या है? जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जो डाउन द ग्रुप जाएगा, और डाउन द ग्रुप जाने पे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा? क्योंकि बेटा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा ना, वो बाहर वाले सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर आपका बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट आपका मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा। जैसे कि बेटा यहां पर लिखा हुआ देखो, ओके, देखिए बेटा लेफ्ट टू राइट जाने में मेटालिक करैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आप इसको पढ़ लेना बेटा, जो मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। और नॉन मेटालिक करैक्टर की अगर आप बात करेंगे तो नॉन मेटालिक करैक्टर में जस्ट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा बेटा। नॉन मेटालिक करैक्टर में क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट होगा। नॉन मेटल्स आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जिनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विच हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इनकी होती है गेन करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, देखो नॉन मेटल्स आपको पता है लेफ्ट टू राइट, अच्छे को देखो राइट साइड में आपके नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई करते हैं। नॉन मेटल्स का जो करेक्टर होता है अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मींस टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी आपके। ओके, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, वो तो आपको पता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो देखो हाँ, नॉन मेटालिक डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दस द टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इट्स क्लियर नोट? दैट्स गुड, इसका आपने ध्यान रखना बेटा। ओके, क्लियर, दैट्स गुड। ठीक है, मिडिल में सेमी मेटल्स और मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, एक बात बेटा, ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था, ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स के बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। अगर कोई भी क्वेरी हो तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ना आपको ट्रेंड्स दे रखे, जो मैंने अभी आप तक बता रखा है वो सारा समराइज करके बता रहे थे। देखो एटॉमिक साइज क्या होता है, एक्रोस पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है बेटा? आपको रीजन पता है? क्या रीजन पता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसकी वजह से साइज डिक्रीज जाएगा, और डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, आप बात करते हैं, देखो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दूं, मेटालिक कैरेक्टर आपको पता है, अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है बेटा? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सेम रीजन, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। क्यों भाई? क्योंकि ऑब्वियसली बात बड़ा साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो कैपेसिटी वो डिक्रीज इंक्रीज होती जाएगी, है ना? दैट्स वाई। नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको पता ही है बेटा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, बस यहाँ पर आपको टैबलेट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके बेटे, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है बच्चे। और मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना, जिसमें हम बात करेंगे बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। और बेटा बाकी जो वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स, और बाकी जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ओके, तो आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।